नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलाभ आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। अगर आपको वो पिक्चर याद होगी पुष्पा, इसमें अल्लू अर्जुन ने जो डांस किया था जेरी के कैरेक्टर पे, टॉम एंड जेरी वाले जेरी पे, वो डांस बड़ा आइकॉनिक हो गया। वो हमारे लिए भी बहुत आइकॉनिक होता है क्योंकि जो वो पोस्चर होता है वो स्कोलियोसिस के पेशेंट में बड़ा कॉमन होता है। आज का टॉपिक हमारा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस आखिर होता क्या है? अगर हम स्पाइन का मॉडल देखते हैं तो ये स्पाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी रहती है, जो इस प्लेन में कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे जाता है। लेकिन साइड प्लेन में कभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, दाएं बाएं नहीं जाता है। जब एक कर्वेचर लेफ्ट या राइट की तरफ जाना शुरू हो जाता है स्पाइन का, तब उसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस का मतलब होता है साइडवेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन। आखिर ये होता क्यों है? कई कारण है इसके। कई बार ये कंजेनाइटल होता है बाय बर्थ। जो बर्थ में होता है उसका रीजन होता है कि ये जो वर्टेब्री हैं, कई बार वो ब्लॉक वर्टेब्री होती है, ये फ्यूज होती हैं। कभी 2 वर्टेब्री, कभी 3, कभी 4। जब रीढ़ की हड्डी ये फ्यूज हो जाती है तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है और ये टेढ़ा होना शुरू होता है। कई बार बाय बर्थ ये वर्टेब्री आधी बनती हैं। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये वर्टेब्री अगर हाफ बनी हो, हाफ नहीं बनी हो, तो क्या होगा? पूरा का पूरा स्पाइन जो है अनबैलेंस होना शुरू होगा। ये सबसे सीवियर टाइप का स्कोलियोसिस कॉज करता है हेमीवर्टेब्रा। यूजुअली जो 40 to 50 डिग्री की का कर्वेचर मिलता है, इसमें बहुत कॉमन मिलता है। तो ये तो हो गया कंजेनाइटल। वैसे ही जेनेटिक होता है। जेनेटिक में कई बार कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही न्यूरोमस्कुलर होता है। न्यूरोलॉजिकल कई कॉजेज होते हैं, जैसे कई बार इसके भीतर अगर याद होगा कि स्पाइनल कॉर्ड जाता है, तो कई बार एक फाइब्रस बैंड से तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ टीथर्ड हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो जब पेशेंट की लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो ये जब वर्टेब्री ऊपर की तरफ जाने लगता है तो कॉर्ड खिंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नीचे फिक्स है। उसकी वजह से कि पैरालिसिस ना हो, बॉडी अपने आप को अकोमोडेट करती है और स्पाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू होती है। ये भी काफ़ी सीवियर टाइप का होता है। वैसे ही कंडीशन होता है सेरेब्रल पाल्सी, एक कंडीशन होती है स्पाइना बाइफिडा। इन सारे कंडीशन में स्कोलियोसिस काफ़ी कॉमन पाया जाता है। वैसे ही कुछ मस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ड्यूशेन्स मसल डिस्ट्रॉफी हो गई, उसमें भी एक बहुत कॉमन पाया जाता है। कई बार जब पहले के ज़माने में पोलियो बड़ा फ्रिक्वेंट होता था, तो पोलियो के केस में भी कई बार हमें पता चलता था, क्योंकि पैर छोटे बड़े होते थे, पेशेंट में कंपनसेटरी स्कोलियोसिस हो जाता था। आज के डेट में भी अगर किसी की दोनों पैरों की लेंथ डिफरेंट है तो उसे अकोमोडेट करने के लिए ये कर्वेचर आपकी चेंज कर जाती है, स्कोलियोसिस हो जाता है। एक अगला कंडीशन होता है डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव यूजुअली ओल्ड एज में पाया जाता है। ये फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है। 2 कारण होते हैं इसके। एक तो ओल्ड एज के साथ साथ ये हड्डियों की चोचें बननी शुरू हो जाती हैं, जो जुड़नी शुरू होती हैं। जो आगे लिगामेंट्स होते हैं, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, वो सारे ऑसिफाइड होने शुरू हो जाते हैं। जब इसमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, डिस्क की हाइट कम हो जाती है, जो कॉमनेस्ट कॉज होता है डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस का, तब इसमें टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। वैसे ही जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में ये वर्टेब्रा कोलैप्स कर जाती है, इनकी हाइट कम हो जाती है। जब ये साइडवेज, इधर मान लीजिए ज़्यादा कम हो गई, इधर थोड़ी उससे कम की कम हुई है, तो पता चलता है कि चूंकि ये हाइट इस साइड की ज़्यादा कम है और इस साइड की थोड़ी बड़ी हो गई इसके कंपैरिजन में, तो ये पूरा कर्वेचर टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जब कोई कारण पता नहीं चलता है तो उसे हम कहते हैं इडियोपैथिक। जब हमें कोई भी कारण नहीं पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पेन की। जब पेन आना शुरू होता है, पेन 2 तरह का होता है। एक तो जहाँ पे कर्वेचर गड़बड़ हुआ है, स्कोलियोसिस हुआ है, कई बार उस जगह पे लोकलाइज्ड पेन होता है।
और कई बार नर्व के प्रेशर से, इसके स्ट्रेच होने से पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है। पेन के अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, कई बार ये डीकम्पनसेटेड कर्व होता है, अनस्टेबल कर्व होता है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको बैलेंस बॉडी नहीं कर पाती है। अदरवाइज मान लीजिए ये लेफ्ट साइड में कर्वेचर आ रहा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए उसके नीचे नेचर इसे राइट साइड में कर देती है उसी इक्वल अमाउंट का, कि अगर आप लाइन खींचेंगे बीच में तो वो सेंटर पे आए। जब अनबैलेंस्ड हो तो ये दिक्कत देना शुरू कर देता है। वैसे ही अगर इस साइड पे अगर हो रहा हो तो इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, कई बार हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इस एरिया में जब होता है तो कई बार ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये तो पेशेंट की प्रॉब्लम है। अगर आप देखते हैं तो क्या मिलता है, जब हम देखते हैं पेशेंट को, तो जैसा मैंने कहा कि जो पुष्पा मूवी में जो हीरो था अल्लू अर्जुन ने जो किया था कि एक कंधा ऊपर दूसरा कंधा नीचे हो सकता है। अच्छा, इसमें साइडवेज के साथ साथ इसमें रोटेशन होता है। तो यहाँ पे जो डॉर्सल वर्टेब्रा होती है, रिब्स अटैच होती हैं। तो जब पेशेंट झुकेगा तो एक साइड प्रोमिनेंट हो जाएगा शोल्डर ब्लेड, दूसरे साइड का कम होगा। उसे हम रिब हम्प बोलते हैं, जो पीछे की तरफ काफ़ी कॉमन हो जाता है। वैसे ही जब नीचे के एरिया साइड में होता है तो जो पेल्विस का एरिया है ये एक साइड का नीचे एक साइड के ऊपर हो जाएगा, हिप ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ये जब आप देखते हैं तो आपको देख के पता चलता है कि ये कर्वेचर की प्रॉब्लम है। वैसे ही जब इसमें हम आगे इसको इन्वेस्टिगेट करवाना शुरू करते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है कि किस एरिया का है, कि ये गर्दन का है या डॉर्सल एरिया जो छाती का एरिया है इस एरिया का है, या लंबर एरिया जो नीचे का एरिया है इस एरिया का है। लंबर एरिया में जो होते हैं वो यूजुअली कम प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ऊपर के एरिया में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। इसे देखने के लिए हम जो एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे जब हम करवाते हैं तो ये सारी कर्वेचर सामने दिखनी शुरू हो जाती है। उससे हम ऊपर के वर्टेब्रे, जहाँ पे टेढ़ापन आता है ऊपर की वर्टेब्रे और नीचे की वर्टेब्रे से हम एंगल खींच के चेक करते हैं कि कितने डिग्री का है, जिसे हम कॉब्स एंगल कहते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे होता है। किसी किसी कंडीशन में जिसमें हमें कुछ डाउट हो रहा है उसमें हम MRI भी करवाते हैं, जिसमें आपको स्पाइना बाइफिडा का पता चल सकता है, डायस्टोमेटोमाइलिया जो होता है वो पता चलता है, जब टीथरिंग ऑफ कॉर्ड होता है वो पता चलता है। किसी किसी कंडीशन में स्पाइन का ट्यूमर होता है, न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस के केस में भी स्कोलियोसिस बड़ा कॉमन होता है और वो MRI से पिक होता है। तो दो इन्वेस्टिगेशन इसमें मेन है, एक तो एक्सरे और दूसरा MRI। चलिए, हमने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया, सिम्टम देख लिया, इन्वेस्टिगेट करवा लिया। अब आखिर इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? ज़्यादातर स्कोलियोसिस में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ स्कोलियोसिस की होती है। जैसा कि हमने बोला कि इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हम काउंट करते हैं। जो माइल्ड होता है उसमें सिर्फ एश्योरेंस की जरूरत होती है, जो मॉडरेट होता है उसमें ब्रेसिंग होती है। ब्रेस हम देते हैं, TLSO ब्रेस कहा जाता है, थोरैकोलम्बोसैक्रल ऑर्थोसिस, या उसे बोस्टन ब्रेस भी कहते हैं। और अगर ये सर्वाइकल स्पाइन को भी इन्वॉल्व कर रहा है तो उसमें एक दूसरा ब्रेस होता है, मिल्वॉकी ब्रेस होता है। तो जब ग्रोइंग एज है, चूँकि होता क्या है कि अगर बच्चों में है तो जब बच्चे ग्रो करते हैं, जो 10 साल से 20 साल के बीच का एज होता है, उस टाइम में चूँकि लेंथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, ये कर्वेचर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और कई बार तो उसी समय पेशेंट को पता चलता है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरी होती है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस क्या होता है, इसमें हम कोर मसल्स जो होता है, जो इसे आगे से और पीछे से और साइड से सपोर्ट दे रहे हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। तो एक तो ब्रेस हो गया, दूसरा एक्सरसाइजेज हो गई, और तीसरा एश्योरेंस हो गया। ये तीन चीज़ों से मैक्सिमम 90% पेशेंट बेटर रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कोई सिम्टम आना शुरू हो जाता है तब इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्या क्या कंडीशन है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत हो? अगर मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आनी शुरू हो गई तब ऑपरेशन करना पड़ता है, जो टीथरिंग ऑफ कॉर्ड में बहुत कॉमन है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो, ये एरिया में कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जिससे लंग पे प्रेशर आ रहा है,
सांस लेने में दिक्कत आ रही है या हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तब फिर इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। अगर कॉस्मेटिकली पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि रिब हम्प जो पीछे आता है पेशेंट को बुरा लगता है, पेशेंट उसे हमेशा कवर करके रखते हैं। स्पेशली फीमेल चाहती हैं कि इसको ऑपरेट कर किया जाए, इसको ठीक किया जाए, तब ऑपरेशन करते हैं। वैसे ही अगर पेन आ रहा हो, जो पेन या तो लोकलाइज हो या रेडिएटिंग पेन हो, तब इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और चौथा, जब कर्वेचर अनस्टेबल हो, काफ़ी सीवियर कर्वेचर हो, जैसे अगर 40 to 50 डिग्री, यूजुअली 45 डिग्री बोला जाता है, जब कर्वेचर आ जाता है तो वो अनस्टेबल होना शुरू होता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय ऑपरेशन करके उसे स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है। आखिर इसके ऑपरेशन में करते क्या हैं? चूँकि ये प्रॉब्लम पूरी रोटेशन और साइडवेज की होती है, तो इसमें 360 डिग्री ऑपरेशन करना पड़ता है। आगे की तरफ से सारा रिमूव करके सॉफ्ट टिश्यू हर को छटा के इधर हमें फ्यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही पीछे की तरफ से सारा रिमूव करके पीछे भी फ्यूज़ करना पड़ता है। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है और इसमें हमेशा बड़े हॉस्पिटल्स में ही हो सकता है, क्योंकि एक मशीन होती है, SSCP कहा जाता है, जिससे हम देखते हैं कि पेशेंट में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं आ रहा। जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आना शुरू होता है वहाँ पे सर्जरी हमें रोकनी पड़ती है और उतनी डिफॉर्मिटी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब ये पूरा कर्वेचर टेढ़ा है तो स्पाइनल कॉर्ड जो भीतर होता है वो शॉर्ट होता है। जब उसे हम वापस लाना शुरू करते हैं, डीरोटेट करना शुरू करते हैं, तो इसकी लेंथ बढ़ती है। जब लेंथ बढ़ती है तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होना शुरू होता है, तो पैरालिसिस का रिस्क होता है। इसीलिए ये हमेशा उस मशीन के साथ ही ऑपरेट किया जाता है कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ना हो। कई बार अगर फीमेल पेशेंट है जो पीछे रिब हम्प से, जो यहाँ पे पीछे की तरफ होता है, उससे परेशान है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस हम्प को हटा देते हैं ऑपरेट करके। बाकी हम स्पाइन को नहीं छेड़ते हैं, उसे एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगर कोई आपका सवाल है तो आप इसमें नीचे मैसेज में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका जवाब दूंगा। इस टॉपिक पे अब यहीं रुकते हैं, अब आगे अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।